नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर। जी नमस्कार। आज हम क्लास 9th का पहला ज्योग्राफी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी देश को या किसी भी जगह को जानने के लिए जो सबसे बेसिक सवाल होता है वो यही है कि वो जगह है कहाँ और कितनी बड़ी है। सही का मतलब उसका साइज और उसकी लोकेशन। और ये सिर्फ किताबों के लिए जरूरी नहीं है। देश की लोकेशन ही तो तय करती है कि हमारा मौसम कैसा होगा। हाँ, हम क्या खाते पहनते हैं, हमारी कल्चर कैसी है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं लोकेशन से जुड़ा है। एग्जैक्टली। और नेशनल लेवल पर देखें तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ट्रेड के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर फंडामेंटल्स का बेस है। इससे मैप बेस्ड क्वेश्चंस और 1, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल घबराना नहीं है। ज्योग्राफी एक बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझा जाए तो ये बहुत आसान और स्कोरिंग भी है। बिल्कुल, हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से मैप के साथ समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए। अब हम अपना पहला विषय शुरू करते हैं, इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। जी। इस सेक्शन में हम वर्ल्ड मैप पर भारत की पोजीशन को समझेंगे, उसके आसपास कौन से महासागर है और उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इसका मतलब है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में यानी साउथ हिस्से में स्थित है। अच्छा, तो अगर हम वर्ल्ड मैप इमेजिन करें तो उसमें जो एशिया का कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में भारत आता है। एग्जैक्टली। आप एशिया को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और भारत बिल्कुल साफ साफ सदर्न पार्ट में आता है। इसीलिए हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं। और ये कॉन्टिनेंट या महाद्वीप क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर बता दीजिए। देखिए, कॉन्टिनेंट मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो भारत एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और ये 1 मार्क का सीधा सवाल बन सकता है, इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज इंडिया लोकेटेड? सिंपल आंसर, साउथ एशिया। राइट। अगला सेंटेंस है, इट इज पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हाँ, ये बस उसी बात को कंफर्म कर रहा है कि भारत एशियन कॉन्टिनेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसका हिस्सा होना ही भारत को एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देता है। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, पर ये बहुत लॉजिकल है। इसे आप पृथ्वी पर भारत का परमानेंट एड्रेस या एब्सोल्यूट लोकेशन समझिए। ये एड्रेस हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से बताते हैं। अच्छा, तो अब हम भारत का एड्रेस ढूंढने वाले हैं। जी। मैप में देखिए, एक लेटी हुई लाइन है 0 डिग्री पर, उसे इक्वेटर कहते हैं। वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल। अब भारत की पोजीशन देखिए, वो पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर है यानी नॉर्थ में। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझ गई, तो हमारे एड्रेस का पहला हिस्सा मिल गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। करेक्ट। अब दूसरी लाइन को देखते हैं। एक खड़ी लाइन है 0 डिग्री पर, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ठीक है। और भारत इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो भारत का एड्रेस हुआ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। परफेक्ट, यही कंक्लूजन है। भारत की ग्लोबल पोजीशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यू और मैप क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के आसपास के समुद्रों और महासागरों की। जी, अब भारत के पेनिनसुलर हिस्से यानी दक्षिणी हिस्से के मैप पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो वेस्ट में लिखा है अरेबियन सी वेस्ट। हाँ, मैप पर देखिए, भारत के पश्चिम में यानी वेस्ट में अरेबियन सी है और हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो इसी अरेबियन सी में है। ओके, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल ईस्ट। जी, ईस्ट में यानी पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहीं पर स्थित हैं। और साउथ में इंडियन ओशन साउथ। हाँ, भारत के दक्षिण में विशाल इंडियन ओशन है और इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए।
भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। एग्जाम में ये क्लासिक मैप क्वेश्चन है। तीनों वाटर बॉडीज को लेबल करने के लिए आता है और स्टूडेंट अक्सर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो अब अगला पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट सी रूट्स पास क्लोज टू इंडिया। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया के कई बहुत जरूरी समुद्री व्यापार के रास्ते भारत के पास से गुजरते हैं। कैसे? आप वर्ल्ड मैप पर इमेजिन कीजिए, यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले जो भी समुद्री रास्ते हैं वो इंडियन ओशन से होकर ही जाते हैं और भारत इस रूट के बिल्कुल सेंटर में सिर पर बैठा है। अच्छा, एक तरह से टोल बूथ की तरह। हाँ, कह सकते हैं। इसी सेंट्रल पोजीशन की वजह से एंशिएंट टाइम से ही भारत ट्रेड और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हब रहा है। राइट, और यहाँ एक मैप स्किल्स एग्जाम टिप भी है। ऑलवेज लोकेट इंडिया विद कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड हेमिस्फीयर्स इन मैप क्वेश्चंस। जी हाँ, ये बहुत जरूरी सलाह है। जब भी एग्जाम में मैप पर इंडिया को दिखाने के लिए कहा जाए तो सिर्फ भारत का नक्शा मत बनाइए, उसके आसपास के ओशंस, हेमिस्फीयर्स को भी दिखाइए। इससे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है। सेक्शन में हमने समझा कि भारत कहाँ है। अब हम ये समझेंगे कि ये लोकेशन दुनिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी सेंट्रल क्यों है। ओके। तो पहला वाक्य है, इंडिया ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाक्य कहता है कि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी दुनिया के पूर्वी आधे हिस्से में एक सेंट्रल, एक केंद्रीय जगह पर है। इसे मैप पर कैसे समझेंगे? देखिए, मैप पर भारत के पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका हैं और पूर्व में ईस्ट एशिया मतलब जापान, चाइना जैसे देश हैं। भारत इन दोनों पावरफुल रीजन्स के ठीक बीच में है, एक ब्रिज की तरह। बिल्कुल। ये भारत को दोनों तरफ, वेस्ट और ईस्ट, दोनों के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बनाने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन देता है। राइट। अगला पॉइंट है, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। इसका मतलब है कि भारत एशियन कॉन्टिनेंट का एक ऐसा हिस्सा है जो दक्षिण की तरफ मतलब साउथ की तरफ समुद्र में निकला हुआ है। अच्छा, जैसे एक नोक की तरह। हाँ, आप मैप में देख सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया की मेन जमीन से नीचे इंडियन ओशन की तरफ फैला हुआ है। यहीं पर पेनिनसुला शब्द आता है। पेनिनसुला जमीन का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और भारत का दक्षिणी हिस्सा तो एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है। एग्जैक्टली, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सेंट्रल पोजीशन बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। जी, ये उसी बात को और डिटेल में समझा रहा है। भारत की ये सेंट्रल पोजीशन उसे पश्चिम में वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से सी रूट्स और एयर रूट से आसानी से जोड़ती है। और पूरब में? और पूरब में साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के देशों से भी कांटेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसा आपने कहा, भारत ईस्ट और वेस्ट के बीच एक पुल का काम करता है। अब बात करते हैं ट्रांस इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स की। एंशिएंट सी रूट्स हेल्प्ड इन ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब है कि इंडियन ओशन से गुजरने वाले जो पुराने समुद्री रास्ते थे, उन्होंने भारत को सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि कल्चरल एक्सचेंज में भी बहुत मदद की। अच्छा, तो सिर्फ सामान ही आता जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कल्पना कीजिए, सदियों पहले भारतीय व्यापारी मसाले, कपड़े लेकर इन रास्तों से दूसरे देशों में जाते थे और वहां से वो सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, नई कहानियां लेकर भी वापस आते थे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया सुएज कैनाल के खुलने से। जी, 1869 में सुएज कैनाल का खुलना एक हिस्टोरिकल इवेंट था। मैप पर ध्यान दीजिए, कैनाल बनने से पहले यूरोप से भारत आने के लिए जहाजों को पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाकर आना पड़ता था। वो तो बहुत ही लंबा रास्ता रहा होगा। बहुत लंबा, महीनों लग जाते थे। अब अगला सेंटेंस पढ़िए, शॉर्टेंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। सुएज कैनाल ने मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ दिया और ऐसा करते ही भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। 7,000 किलोमीटर, ये तो गेम चेंजर रहा होगा। एब्सोल्युटली। इसने ट्रेड को बहुत आसान, सस्ता और तेज बना दिया। ये 3 मार्क्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल बेनिफिट इंडिया? तो इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए? आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, कैनाल से पहले की सिचुएशन, मतलब लॉन्ग रूट वाया अफ्रीका। दूसरा, कैनाल बनने के बाद की सिचुएशन, मतलब डायरेक्ट रूट कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। और तीसरा, डिस्टेंस में कमी यानी 7,000 किलोमीटर और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑन ट्रेड। परफेक्ट। और आखिर में
एक एग्जाम पॉइंट है, इंडिया सेंट्रल लोकेशन हेल्प्ड इन ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स। जी, ये इस पूरे सेक्शन का समरी है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सेंट्रल लोकेशन, तो आपको ऊपर के सारे पॉइंट्स जैसे साउथवर्ड एक्सटेंशन, लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स और स्वेज कनाल, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। चलिए अब इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत के दुनिया के साथ संपर्क कैसे स्थापित हुए। हमारा अगला विषय है इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड, हिस्टोरिकल लिंक्स। जी, इस भाग में हम जानेंगे कि भारत के लैंड रूट्स पुराने हैं या सी रूट्स, और इन संपर्कों से भारत ने दुनिया को क्या दिया और दुनिया से क्या लिया। ओके, तो पहला पॉइंट है लैंड रूट्स। मैप में हिमालयस दिख रहे हैं, यहाँ लिखा है माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ। हाँ, देखिए उत्तर में जो विशाल हिमालय है वो एक दीवार की तरह खड़ा है, लेकिन वो दीवार पूरी तरह बंद नहीं है। उसमें कई पासेस हैं, यानी दर्रे। ये पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले नेचुरल रास्ते होते हैं। अच्छा, तो लोग इन दर्रों से आते जाते थे। बिल्कुल। अगला सेंटेंस है यूज्ड बाय एंशिएंट ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स। प्राचीन काल में जब सी रूट्स के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था, तब ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स इन्हीं पासेस का यूज करके भारत आते जाते थे। सी रूट की खोज तो बहुत बाद में हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। यस, विच रूट्स आर ओल्डर, लैंड रूट्स और सी रूट्स? एग्जैक्टली, एंड द आंसर इज लैंड रूट्स। ठीक है। अब आते हैं मैरीटाइम रूट्स पर। सीज वर बैरियर्स अर्लियर। इसका मतलब है कि पुराने समय में विशाल समुद्र एक बैरियर, एक रुकावट की तरह थे, क्योंकि लोगों के पास लॉन्ग सी जर्नी के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी या मजबूत जहाज नहीं थे। और फिर लेटर बिकेम ट्रेड रूट्स। हाँ, बाद में जब सेलिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तब जाकर सी रूट्स ट्रेड के लिए पॉपुलर हुए। तो इन रास्तों से सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि आइडियाज का भी एक्सचेंज हुआ। पहले देखते हैं कि भारत ने दुनिया को क्या दिया। जी, कल्चरल एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। पहला पॉइंट, इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम। ये तो हम सब जानते हैं, 0 भारत ने दिया। जी, और सिर्फ 0 ही नहीं बल्कि पूरा न्यूमरल सिस्टम 1, 2, 3 और डेसिमल सिस्टम, ये सब भारत की देन है। ये अरब्स के थ्रू यूरोप तक पहुंचा। और दूसरा पॉइंट, उपनिषद्स, रामायण, पंचतंत्र। हाँ, उपनिषदों के फिलोसॉफिकल आइडियाज, रामायण जैसे महाकाव्य और पंचतंत्री की कहानियां, ये सब इन्हीं लैंड रूट से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंची। ये तो कमाल है। अब देखते हैं कि भारत पर बाहरी दुनिया का क्या प्रभाव पड़ा। कल्चरल इन्फ्लुएंस रिसीव्ड बाय इंडिया। इसमें पहला है ग्रीक स्कल्पचर। अच्छा, यूनानी मूर्तिकला। जी, जब ग्रीक्स भारत आए तो वो अपनी आर्ट स्टाइल भी साथ लाएं। उसका इंडियन स्कल्पचर पर असर पड़ा, जिससे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का जन्म हुआ। और दूसरा, वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर, डोम्स एंड मिनारेट्स। भारत की कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर जो आपको गोल गुंबद, डोम्स और ऊंची मीनारें दिखती हैं, वो वेस्ट एशिया की आर्किटेक्चर से इंस्पायर हुई हैं। ये सल्तनत और मुगल पीरियड में भारत आईं। राइट, और इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट है इंडिया हैड एक्टिव कल्चरल एंड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जी, ये कंक्लूजन है। अगर 3 मार्क्स का प्रश्न आता है, डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, तो आपको लैंड रूट्स और सी रूट्स का जिक्र करते हुए भारत से गई और भारत में आई चीजों और विचारों के एग्जाम्पल्स देने होंगे। विश्व में भारत की स्थिति को समझने के बाद अब हम अपने पड़ोस में झांकते हैं। हमारा अगला विषय है इंडियाज नेबर्स। जी, इस सेक्शन में हम उन देशों के बारे में जानेंगे जिनकी बाउंड्री भारत से जमीन और समुद्र दोनों से जुड़ी है। तो सबसे पहले कंट्रीज शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज। हाँ, इसके लिए भारत के पॉलिटिकल मैप पर ध्यान देना होगा। हम डायरेक्शन वाइज चलेंगे। नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी, मैप पर आप देख सकते हैं ये दोनों देश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हैं। अब नॉर्थ में चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। करेक्ट। ये तीनों देश भारत की ठीक उत्तर में है, हिमालयाज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश। जी, ये दोनों देश भारत की ईस्टर्न बाउंड्री पर हैं। इन देशों को याद रखने की कोई टेक्निक है? सबसे अच्छा तरीका है मैप पर इन्हें एक सीक्वेंस में याद करना। या तो क्लॉकवाइज चलिए, पाकिस्तान से शुरू करके बांग्लादेश तक, या एंटी क्लॉकवाइज। इससे कोई देश छूटेगा नहीं। ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,
अब आते हैं आइलैंड नेबर्स पर। हाँ, जमीनी पड़ोसियों के अलावा हमारे दो समुद्री यानी आइलैंड नेबर्स भी हैं। पहला है श्रीलंका। इसके बारे में लिखा है सेपरेटेड बाय पाल्क स्ट्रेट। श्रीलंका भारत से बहुत ही नैरो सी चैनल से अलग होता है। इसी चैनल का नाम है पाल्क स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मतलब एक संकरा पानी का रास्ता जो दो बड़े पानी के सोर्सेस को जोड़ता है। यहाँ पाल्क स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। अच्छा, और यहाँ लिखा भी है गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन। जी, ये 1 मार्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द नैरो चैनल ऑफ सी दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। आंसर इज पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, और दूसरा आइलैंड नेबर है मालदीव्स, साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। जी, मालदीव देश जो है वो भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में यानी दक्षिण में स्थित है। मैप पर आप अरेबियन सी में लक्षद्वीप को लोकेट कीजिए और फिर उसके साउथ में मालदीव्स को इमेजिन कीजिए। ओके, और इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट, इंडिया शेयर्स लैंड एंड सी बाउंड्रीज विद मेनी कंट्रीज, इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड, कल्चर एंड रिलेशंस। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते ट्रेड, कल्चर और पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखने और उन्हें मैप पर लोकेट करने के लिए कहा जा सकता है। अब हम भारत के अंदर की प्रशासनिक संरचना को देखेंगे। हमारा अगला विषय है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जी, इसमें हम जानेंगे कि भारत कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है और आजादी से पहले सिचुएशन क्या थी। तो करंट पॉलिटिकल डिविजन्स, पहला फैक्ट है 28 स्टेट्स। जी, आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है। मैप पर आप कुछ मेजर स्टेट्स जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इनकी लोकेशन देख सकते हैं। और दूसरा फैक्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिन पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है, जैसे दिल्ली, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। एग्जाम के लिए क्या स्टूडेंट्स को ये सब याद होने चाहिए? हाँ, स्टूडेंट्स को अपने स्टेट और उसकी कैपिटल के साथ साथ सभी यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स के नाम जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अब जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। बिफोर 1947, जी, आजादी से पहले भारत का पॉलिटिकल मैप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। तब भारत 2 तरह की यूनिट्स में बटा था। कौन सी दो? एक थे प्रोविंसेस, ये वो इलाके थे जिन पर डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का शासन था। और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। ये वो रियासतें थीं जहां इंडियन रूलर्स यानी राजा नवाब रूल करते थे, पर वो ब्रिटिश पावर के अधीन थे। अच्छा। और आजादी के बाद क्या हुआ? प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, इंडिपेंडेंट इंडिया। जी, इंडिपेंडेंस के बाद इन सभी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया गया। और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हाँ, और फिर इस इंडिपेंडेंट इंडिया को लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया, जिससे आज के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बने। समझ गई। और इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट है इंडियाज पॉलिटिकल डिविजन्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिटी। बिल्कुल, ये बताता है कि राज्यों का गठन क्यों हुआ, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो और देश की यूनिटी बनी रहे। ये 3 मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई वर स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो सीधे तौर पर आपकी परीक्षा से जुड़ा है। हमारा अंतिम विषय है मैप वर्क इंडिया एग्जाम प्रैक्टिस। जी, इस भाग में हम उन सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मैप पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में बार-बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइंस ऑन मैप। पहली है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ई। मैप पर देखिए, एक सीधी लंबी लाइन है जो भारत के बीच से गुजर रही है। ये इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन होती क्या है? देखिए, इंडिया ईस्ट से वेस्ट में काफी चौड़ा है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। 2 घंटे? उससे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस एक लाइन को, स्टैंडर्ड मेरिडियन को, पूरे देश के लिए टाइम रेफरेंस मान लिया है। इस लाइन पर जो समय होता है वही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम यानी
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST होता है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और एग्जाम में इस पर कैसा क्वेश्चन आता है? मैप पर स्टैंडर्ड मेरिडियन को ड्रॉ और लेबल करने के लिए कहा जाता है। इसकी वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट्स E याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्रीज 30 मिनट्स इन जी। ये एक लेटी हुई लाइन है जो देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। मैप पर देखिए, ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये लाइन भारत को मोटे तौर पर 2 क्लाइमेट जोन्स में बांटती है। इसके साउथ का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है और नॉर्थ का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में। अच्छा, और ये भी मैप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन में से एक है। स्टूडेंट्स को उन स्टेट्स के नाम याद रखने चाहिए जिनसे ये लाइन गुजरती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? चलिए वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों के नाम याद रखना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। अब अदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस में क्या है? बस एक क्विक रिवीजन है। आइलैंड ग्रुप्स को मैप पर फिर से देख लीजिए। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है। और नेबर्स में श्रीलंका और उसे सेपरेट करने वाले पाल्क स्ट्रेट को एक बार फिर से मैप पर देख लीजिए। राइट। और आखिर में एक एग्जाम टिप है, प्रैक्टिस नीट लेबलिंग एंड करेक्ट पोजिशनिंग फॉर फुल मार्क्स इन मैप क्वेश्चंस। जी, मैं ये हर स्टूडेंट को कहता हूँ। मैप वर्क में फुल मार्क्स लाने के लिए लेबलिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, एरोज का सही यूज कीजिए और मैप को गंदा मत कीजिए। बिल्कुल। तो इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। जी, हमने इंडिया की लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके नेबर्स और मैप वर्क सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।